Hi guys, welcome back to our channel Centric Chala by Centricity, आपका wealth partner. My name is Anuj and you are watching NISM 13 pass for short videos. NISM का जो 13 एग्जाम है, जो कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम, हम उसकी वीडियोस बना रहे हैं और हम अब तक 2 बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स बुक हमने शुरू की थी, उसके भी 6 चैप्टर हमने पोस्ट कर दिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7th की बात करेंगे फ्रॉम इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स की बुक। चैप्टर नंबर 7th है क्लियरिंग सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट इन एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। तो क्लियरिंग की बात करेंगे, सेटलमेंट की बात करेंगे और रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे इन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। तो चलिए देखते हैं आज इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे क्लियरिंग और सेटलमेंट का मैकेनिज्म देखेंगे और कौन कौन सी एंटिटीज उसमें इन्वॉल्व हैं। इंटर ऑपरेबिलिटी अमंग अमंग क्लियरिंग कॉर्पोरेशन देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस या फंड सेटलमेंट जो है, और रिस्क मैनेजमेंट भी देखेंगे कैसी होती है, और पोजीशन लिमिट के बारे में भी बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनआईएसएम सीरीज जो 13 है कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम, उसकी जो बुक है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, उसका चैप्टर नंबर 7 क्लियरिंग सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट इन एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। इंट्रोडक्शन। देखिए, जैसे कि हम सबको पता है और प्रीवियस चैप्टर में भी हमने देखा था कि जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है सेबी के रजिस्टर्ड के द्वारा, सो सेबी रजिस्टर्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ही रिस्पॉन्सिबल है सारे ट्रेड्स क्लियर और सेटलमेंट करने में। जितने भी एग्जीक्यूट होते हैं एक्सचेंज के पास, एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के जो जितने भी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के में इंटरेस्ट रेट्स के जो ट्रेड्स हैं, जितने भी एग्जीक्यूट होते हैं, उसकी क्लियरिंग और सेटलमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेबी रजिस्टर्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस की। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक तरीके से लीगल काउंटर पार्टी की तरह ट्रेड करता है इन ऑल द करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। ऑल द करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट्स क्यों? क्योंकि करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में ही एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, राइट। और एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गारंटी भी देता है उनकी फाइनेंशियल सेटलमेंट की, मतलब कितना मेरा पे आउट बन रहा है, कितना पे इन बन रहा है, कितना प्रॉफिट बन रहा है, जो तो प्रॉफिट बन रहा है वो मेरे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो ये फाइनेंशियल जो सेटलमेंट है उसकी भी गारंटी दी जाती है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा। सो कौन कौन सी सेटलमेंट जो प्रोसेस होता है उसमें क्लियरिंग होती है, सेटलमेंट होता है और रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय रिस्क क्लियरिंग कॉर्पोरेशन विद द हेल्प ऑफ क्लियरिंग मेंबर्स एंड क्लियरिंग बैंक्स। तो ये समझने वाली बात है। अब देखते हैं क्लियरिंग एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म कि किस तरीके से ये मैकेनिज्म काम करता है, राइट। तो सबसे पहले क्लियरिंग मैकेनिज्म देखने से पहले हमको ओपन पोजीशंस और ऑब्लिगेशंस ऑफ क्लियरिंग मेंबर्स को देखना पड़ेगा कि हमारी ओपन पोजीशंस कितनी हैं, उस पे हमको पहुंचना पड़ेगा, राइट। सो पोजीशंस एक्सपोजर के लिए, डेली मार्जिन पर्पसेस के लिए काम आती है, राइट। सो ओपन पोजीशंस जो क्लियरिंग मेंबर्स की हैं उस पे हम कैसे पहुंचते हैं? जितने भी ओपन पोजीशन है ऑफ ऑल द ब्रोकर्स या ट्रेडिंग मेंबर्स, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उनकी अगर मैं प्लस कर दूं तो वो एक तरीके से ओपन पोजीशन क्लियरिंग मेंबर की हो जाएगी। और ट्रेडिंग मेंबर की ओपन पोजीशन कैसे की जाएगी? बाय समिंग अप, मतलब सारी मैं प्लस कर दूं उसके खुद के ट्रेड्स और क्लाइंट्स के ओपन पोजीशन के ट्रेड्स, तो उसको ट्रेडिंग मेंबर की ओपन पोजीशन कहा जाएगा, राइट। सो ऑल डेरिवेटिव, हमें ये भी पता है कि जितने भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के और इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस के, वो या तो कैश सेटल्ड हैं या फिजिकली सेटल्ड है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इन क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। पे इन, राइट। सो पे इन इज द प्रोसेस बाय क्लियरिंग मेंबर brings in money or securities to clearing house corporation. This forms the first phase of settlement activity, right. So क्लियरिंग मेंबर जहां सबसे पहला पैसा क्लियरिंग मेंबर के द्वारा लाया जाता है, सिक्योरिटीज लाई जाती हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में, सो दैट्स इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेटलमेंट एक्टिविटी। और पे आउट इज अ प्रोसेस वेयर द क्लियरिंग मेंबर पेज मनी और डिलीवर्स सिक्योरिटी टू क्लियरिंग मेंबर। सो जहां पे पे आउट को क्या बोलते हैं? जब क्लियरिंग मेंबर पैसे पे करता है, सिक्योरिटीज को डिलीवर करता है तो क्लियरिंग मेंबर, दैट इज द सेकंड फेज ऑफ द सेटलिंग एक्टिविटी, राइट। सो जितनी भी डेली और फाइनल सेटलमेंट है एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स की, वो T+1 डे में होती है। T+1 में उनकी सारी जो फाइनल सेटलमेंट होती है, राइट। और फंड पे इन और जो पे आउट होता है और आपका मार्क टू मार्केट सेटलमेंट और फाइनेंशियल सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैश सेटल्ड, राइट। सो टिपिकली स्टार्ट ऑफ द मार्केट आवर्स
और देखिए फंड्स पे इन पे आउट या जो मार्क टू मार्केट सेटलमेंट है या फाइनल सेटलमेंट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की जो कैश सेटल्ड हैं तो वो टिपिकली डे स्टार्ट होने के पहले ही मार्केट जो आवर्स है स्टार्ट होने के पहले ही वो सब सेटल हो जाता है प्रीवियस डे का, राइट। सो अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ एंटिटीज इन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। देखिए ये हम इक्विटी डेरिवेटिव्स की बुक में भी पढ़ और हम करेंसी डेरिवेटिव्स की बुक में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा इस पे टाइम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले आ जाता है आपका ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, राइट। सो ये कौन से होते हैं? दे हैव ट्रेडिंग एज वेल एज क्लियरिंग राइट्स। तो ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर कौन सा होगा? जिसके पास ट्रेडिंग भी राइट है और एज वेल एज क्लियरिंग भी राइट्स है। तो ये क्लियर करते हैं जो अपने और क्लियर और सेटल करते हैं ट्रेड्स जिन्होंने खुद ने किए हैं, ईदर ऑन देयर ओन अकाउंट और ऑन अकाउंट ऑफ देयर क्लाइंट्स, बट नॉट फॉर द कस्टोडियन पार्टिसिपेंट्स। तो अपने और अपने क्लाइंट के अकाउंट के ट्रेड को सेटल और सेल्फ क्लियर कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। ट्रेडिंग मेंबर कम क्लियरिंग मेंबर, दे हैव ट्रेडिंग एज वेल एज क्लियरिंग राइट्स ऑल्सो। इनको ट्रेडिंग भी राइट है और क्लियर भी ये कर सकते हैं। दे क्लियर एंड सेटल देयर ओन ट्रेड्स, ध्यान से समझने वाली बात है, अपने अपने खुद के अकाउंट को क्लियर कर सकते हैं एज वेल एज ट्रेड्स ऑफ अदर ट्रेडिंग मेंबर। तो जो खुद के ट्रेड्स हैं और अदर ट्रेडिंग मेंबर्स के ट्रेड्स हैं और कस्टोडियल पार्टिसिपेंट्स के ट्रेड हैं उनको भी ये क्लियर कर सकते हैं। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, अब प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर सिर्फ और सिर्फ ट्रेड्स को क्लियर करता है, दे डो नॉट हैव द ट्रेडिंग राइट्स। तो ये ट्रेडिंग नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को क्लियर करेगा। ट्रेड एग्जीक्यूटेड बाय ट्रेडिंग मेंबर्स और कस्टोडियल पार्टनर पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं उनके ये ट्रेड को क्लियर करेगा। अब बात करते हैं क्लियरिंग बैंक्स की। देखिए क्लियरिंग बैंक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएरी है बिटवीन ए क्लियरिंग मेंबर एंड द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, राइट। सो एवरी क्लियरिंग मेंबर, जितने भी क्लियरिंग मेंबर्स हैं हमारे, सबको एक अकाउंट ओपन करना होता है किसी भी क्लियरिंग बैंक के जरिए, जो उसको डेजिग्नेटेड क्लियरिंग बैंक ब्रांचेस में किसी भी बैंक ब्रांच में जाके वो एक डेजिग्नेटेड अपना बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे, एम्पैनल कराएंगे, राइट। और उसी में से सारी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑपरेशंस किए जाएंगे। सो वो इन द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग मेंबर्स इंश्योर करेगा कि फंड्स आर अवेलेबल दिस अकाउंट टू पे इन रिक्वायरमेंट्स, पे आउट रिक्वायरमेंट्स जितनी भी आएंगी वो इसी अकाउंट के जरिए, पे इन और पे आउट ऑब्लिगेशंस इसी के जरिए होगा। और ध्यान देने वाली बात यह है एक्सचेंज रेटेड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में, एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में ये जो क्लियरिंग और सेटलमेंट T+1 में होती है। अब बात करते हैं डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की। देखिए डिपॉजिटरी कौन सी होती है? एक एंटिटी होती है जहां पे आपके सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी हुई होती हैं, राइट। और ये इनेबल करती है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय बुक एंट्री। तो सिंपल सा काम क्या है इसका कि यहाँ पे आपको सिक्योरिटीज रखी होती है इन आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसको हम डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं। सो मेन ऑब्जेक्टिव डिपॉजिटरी का ये है कि एक तरीके से ये ओनरशिप प्रोवाइड कराते हैं, ओनरशिप और ट्रांसफर रिकॉर्ड्स ऑफ सिक्योरिटीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री। सो इलेक्ट्रॉनिक की आपने इतने शेयर्स यहाँ से डेबिट हुए, इतने क्रेडिट हुए, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से डेबिट हुआ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सो दो, और जो इनके डिपॉजिटरी प्रोवाइड की जाती है उनको एजेंट्स को बोला जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अब बात करते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी अमंग्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस की। देखिए सेबी ने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि इंटर ऑपरेबिलिटी अमंग्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, राइट। बहुत सारी क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हो सकती हैं, सो उनके बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। ये क्या होती है चलिए समझते हैं। सो इंटर ऑपरेबिलिटी अमंग्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जिसमें नेसेसिटीज लिंकिंग ऑफ मल्टीपल क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। तो मल्टीपल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन यानी कि जितने भी बहुत सारी क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस है उनको आपस में लिंक कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है इंटर ऑपरेबिलिटी अमंग्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैज इनेबल्ड क्लियरिंग मेंबर। सो एक जो क्लियरिंग मेंबर है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को अपनी किसी भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को वो सिलेक्ट कर सकता है, राइट। सो इनेबल किया क्लियरिंग मेंबर को कि सिलेक्ट करने के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को उसकी खुद की चॉइस की क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को वो सिलेक्ट कर सकता है टू क्लियर एंड सेटल ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड इन मल्टीपल एक्सचेंजेस। तो बहुत सारे एक्सचेंजेस पे जितने भी ट्रेड हुए हैं वो अपने खुद के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की चॉइस को एनेबल कर सकता है या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को चूज कर सकता है जितने भी उसके ट्रेड सेटल हो रहे हैं इन डिफरेंट exchanges, right? So it allows market participants to consolidate their clearing and settlement functions at a single clearing corporation और irrespective, so जितने भी स्टॉक एक्सचेंज पे जितने भी ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं वो मार्केट पार्टिसिपेंट को पूरा कंसोलिडेट करके क्लियरिंग सेटलमेंट फंक्शंस एक ही क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पे उनका चला जाएगा। ये देखिए एक आया होगा आपके पास
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। अर्लियर सिनेरियो क्या था, एक्सचेंज वन, एक एक्सचेंज के पास एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन चूज किया था, उसी से करना है, और एक्सचेंज टू के पास क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टू था। पोस्ट इंटरऑपरेबिलिटी क्या हुआ, जो एक्सचेंज वन के पास क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वन है और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टू है, या तो एक्सचेंज टू के पास भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टू है, तो उन दोनों को, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वन और टू को, दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो एक्सचेंज वन है, उसने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन दोनों चूज किए हुए हैं, और दोनों के ही ट्रेड्स वो एक तरीके से जितने भी ट्रेड किए हैं उन सबको क्लियर और सेटल एक ही उसमें वन गो में कर सकता है। अब बात करते हैं क्लियरिंग मैकेनिज्म्स की। देखिए, क्लियरिंग मैकेनिज्म पे पहुंचने से पहले हमको ओपन पोजीशंस पे पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ओपन पोजीशन इज द सम ऑफ द प्रोप्राइटरी ओपन पोजीशन, क्लाइंट ओपन लॉन्ग पोजीशन एंड क्लाइंट ओपन शॉर्ट पोजीशन। चलिए समझते हैं। तो ये प्रोप्राइटरी पोजीशंस दी गई हैं, इंस्ट्रूमेंट है 91 डेज टी बिल फ्यूचर्स, ठीक है, और नीचे है 6.10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2031 फ्यूचर्स, और XYZ के हैं अगेन 91 डेज के टी बिल फ्यूचर और 6.10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्यूचर। एक्सपायरी सबके अक्टूबर 21 है। सबसे पहले प्रोप्राइटरी पोजीशन देखते हैं। 5000 क्वांटिटी बाय की है, 3000 सेल की है, नेट क्वांटिटी 2000 में है, और इनका जो एक क्लाइंट है 3000 क्वांटिटी बाय, 2000 क्वांटिटी सेल, और 1000 इनकी भी नेट क्वांटिटी बाय है। तो लॉन्ग पोजीशन इनकी कितनी हो गई, 2000 क्वांटिटी खुद की हो गई और 1000 क्वांटिटी नेट में क्लाइंट की हो गई। तो लॉन्ग पोजीशन दोनों की 3000 क्वांटिटी में लॉन्ग हो गए हैं। ऐसे ही 6.10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फ्यूचर है उसको देखते हैं। 1000 बाय किया है और 2000 सेल किया है, तो 1000 क्वांटिटी यहाँ पे माइनस में है, और क्लाइंट वन की 2000 बाय है और 1000 शॉर्ट है, तो 1000 नेट में है। तो यानी कि इनकी लॉन्ग पोजीशन 1000 में है और शॉर्ट पोजीशन भी 1000 क्वांटिटी में नेट में है। अब XYZ की देखते हैं। 91 डेज में 2000 बाय किए हैं, 4000 सेल की हैं, यानी कि 2000 माइनस में है नेट, और क्लाइंट की 3000 प्लस की हैं, 4000 माइनस की हैं, तो नेट में इनकी क्या आ गई है, 3000 शॉर्ट आ गई है। और 6.10 गवर्नमेंट में देखिए 1000 प्लस है, 3000 माइनस, तो 2000 माइनस है यहाँ पे, और 2000 प्लस है क्लाइंट में, और 1000 माइनस है, तो 1000 नेट में यहाँ पे है। तो यहाँ पे लॉन्ग है इनकी 1000 और शॉर्ट है इनकी 2000, राइट। अब बात करते हैं मार्जिनिंग एंड मार्क टू मार्केट की। लाइक मार्जिनिंग एंड मार्क टू मार्केट टूल हैं टू मिटिगेट द काउंटर पार्टी रिस्क एंड सेटलमेंट रिस्क ऑफ डेरिवेटिव्स। सो एक तरीके से मार्जिन देना और मार्क टू मार्केट जो डिफरेंस है उसको लेना, कहीं ना कहीं ये एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के ज़रिए आपका आता है। जो मार्जिन है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने के लिए एक मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही क्लाइंट अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कराता है, उसको एक मार्जिन देना होता है किसी भी डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए। तो पूरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का मार्जिन 10 से 20% हो सकता है, और ये परसेंटेज डिसाइड करता है एक्सचेंज। तो एक्सचेंज आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में कितना मार्जिन चाहिए। वो मार्जिन पे करने के बाद आप वो पर्टिकुलर उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर सकते हैं, शॉर्ट भी पोजीशन बना सकते हैं। और उसके बाद पर डे आपको सिर्फ मार्क टू मार्केट देना पड़ेगा। मार्क टू मार्केट क्या है? मार्क टू मार्केट इज दी डेली वैल्यूइंग ऑफ योर पोजीशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखेंगे कि जो आपने पोजीशन बनाई है, मार्क टू मार्केट आपका क्या चल रहा है, आपका प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ज्यादातर मार्क टू मार्केट एंड ऑफ द क्लोजिंग आवर्स देखा जाता है कि आज आपका M2M क्या रहा। फॉर एन एग्जांपल, आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया है या किसी कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट उतना ही नीचे आ गया है, तो अब आपका मार्क टू मार्केट क्या है, अब आपका कितना प्रॉफिट आ रहा है, और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो उसमें आपको कितना लॉस आ रहा है, और फिर जितना लॉस होगा उतना M2M आपको एक्सचेंज को सबमिट कराना पड़ेगा, उतना आपको अपने ब्रोकर को देना पड़ेगा। ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, चेक दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है उतना मार्जिन आपका पूरा होना चाहिए, और अगर आपके मार्क टू मार्केट प्लस में तो आपको मार्जिन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका M2M माइनस में आ रहा है, आपको लॉस हो रहा है उस दिन का, तो पोजीशन आपको बचाए रखने के लिए आपको मार्क टू मार्केट देना पड़ेगा, यानी कि उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं सेटलमेंट की। देखिए, सेटलमेंट फॉलोज क्लियरिंग एंड कंसिस्ट ऑफ पेमेंट ऑफ कैश वर्सेस डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज। तो सेटलमेंट में क्या होगा, आपको पेमेंट मिल जाएगी और आपको सिक्योरिटीज को डिलीवर करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड दी आपका सेटलमेंट प्रोसेस। लाइक फिजिकल सेटलमेंट किसको बोलते हैं? मींस एक्सचेंज ऑफ कैश फॉर द सिक्योरिटी। फॉर एन एग्जांपल, आपने सिक्योरिटी को दिया है और उसके बदले आपने एक्सचेंज को कैश को ले लिया, दिस इज कॉल्ड द फिजिकल सेटलमेंट।
फिजिकल सेटलमेंट डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि एवरी सेल ट्रेड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स लाइफ रिजल्ट इन फिजिकल डिलीवरी। सो कोई भी आपने कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया है उसका ये नहीं होगा कि दैट वुड रिजल्ट इन अ फिजिकल डिलीवरी। हो सकता है आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हो, तो बाय ट्रेड को पोजीशन स्क्वायर ऑफ जिसको आपने की है दैट इज पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई है, तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी कोई सिक्योरिटी है उसको आपने शॉर्ट कर दिया है, माइनस किया है और आप उसकी डिलीवरी देना चाह रहे हैं, तो तभी वो पोजीशन वैलिड होगी। Right. So, in case of physical delivery, the open position at the close of last trading day must be settled, ध्यान रखना, with physical delivery of any deliverable securities. अब bond futures की मैं बात करूं तो bond futures can either cash settled or physically settled as per the current guidelines, right? So bond future जो हैं आपके cash settled भी हो सकते हैं और physical settled भी हो सकते हैं। However, no exchange has physical settlement of bond future available. अभी फिलहाल आपका physical settlement नहीं है bond futures की, they are only cash सेटल्ड, सारे सब कैश सेटल्ड ही होते हैं। सो गाइस, दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इन द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग इज कैरिड आउट बाय प्रोसेस कॉल्ड डैश नेटिंग, मल्टीलेटरल, क्लोजिंग, ओपन या ग्रोस। सो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में जब क्लियरिंग कैरिड आउट होती है उस प्रोसेस को मल्टीलेटरल नेटिंग कहा जाता है। तो आंसर इज ए, मल्टीलेटरल। Interoperability of clearing corporation framework is allowed for all the products available in Indian securities market except commodity derivative, interest rate derivative, index derivative, index option। तो आंसर इज commodity derivatives में भी interoperability नहीं है। डेली मार्क टू मार्केट सेटलमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज कैश सेटल्ड या एडजस्टेड टू लिक्विड एसेट्स या बोथ ए एंड बी। सो आंसर इज कैश सेटल्ड। Question number 4, dash are the maximum exposure levels which the entire market can go up to and each trading member or investors can go up. So answer is position limits, right, are the maximum exposure levels. As a risk reduction measure, all unexecuted orders shall be cancelled once stockbroker reaches dash collateral utilization level। तो जैसे ही 90% collateralized utilization level पे पहुंचेगा, जितने भी unexecuted trades हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे एज अ रिस्क रिडक्शन मेजर एक्सचेंज के द्वारा। सो गाइस, दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।